बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखने से पहले हम देखते हैं कि ये एम्पलीफायर क्या होता है। तो एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है कि जो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करती है, या हम कहते हैं कि लो एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कि ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सिलिकॉन की चिप लेते हैं, एक सिलिकॉन की चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर्स इंटीग्रेटेड कर देते हैं, उस पे ऐसे लगा देते हैं। फिर से बता रहे हैं कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और रेजिस्टर्स एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटेड कर देते हैं, और उस सिलिकॉन चिप को एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी कि ये हमने क्या लिया, एक सिलिकॉन की चिप ली, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर्स लगा दिए और उसको एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया। तो ये हमारा बन गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बाद में देखते हैं इसके यूजेस वगैरह क्या होते हैं। अब इसके 8 टर्मिनल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कुछ टर्मिनल्स तो इनपुट्स के लिए हम यूज करते हैं, कुछ टर्मिनल आउटपुट के लिए यूज करते हैं, और कुछ टर्मिनल्स इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पावर देने के लिए हम यूज करते हैं। अब कौन से टर्मिनल्स इनपुट के लिए यूज करते हैं, कौन से आउटपुट के लिए, कौन से इसको पावर देने के लिए हम यूज करते हैं, वो हम चीजें आगे जाकर इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद यूजेस, ये बनाया किसने था, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या होता है, अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ मैनी ट्रांजिस्टर्स एंड रेजिस्टर्स इनक्लोज्ड इन अ सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब जो सिलिकॉन चिप है, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था, ये सबसे पहले बनाया किसने था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट 1964 से 1968 के दरमियान है, एक हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट विडलर। रॉबर्ट विडलर एक ऐसे साइंटिस्ट हैं कि जिसने 1964 से 1968 के दरमियान एक डिवाइस इन्वेंट की जिसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, और जिसको उन्होंने कहा है कि ये क्या है, IC 741। अब IC 741 क्या है, 741 उसका वर्जन है, और IC मीन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट 741, ये उन्होंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या किया, इन्वेंट किया। IC इंटीग्रेटेड सर्किट 741 उसका वर्जन, तो ये उन्होंने इन्वेंट किया। अब इसके यूजेस क्या हैं, देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सबसे पहले हम इसको ऑपरेशनल क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कर सकते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह की बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इस वजह से हम इसको कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिंबल के बारे में। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है कि जिसमें 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। एक 2 और भी होते हैं, एक प्लस VCC, एक माइनस VCC टर्मिनल। तो उसके बारे में आगे चल के इंशाल्लाह बात करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि 2 इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल इसमें होता है। अब एक इनपुट टर्मिनल को हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, जिसको हम माइनस से शो करते हैं, नेगेटिव से शो करते हैं। एक इनपुट टर्मिनल को हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, जिसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं। अब इसको हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल क्यों कहते हैं, इसको हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल क्यों कहते हैं, वो चीज देखते हैं। देखिए अगर मैं सिग्नल दूं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को, मैंने सिग्नल किसको दिया है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को दिया है, और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दूं,
तो यहां पर देखिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को मैंने सिग्नल दिया। अब आउटपुट पर वही सिग्नल मुझे एम्प्लीफाइड होकर तो मिलेगा, लेकिन 180 के फेज शिफ्ट पे मिलेगा। यानी कि जो पॉजिटिव साइकिल है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव साइकिल है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी कि इनपुट जो हमने सिग्नल दिया वो आउटपुट पर जाकर इन्वर्ट हो गया। इस वजह से हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। इस वजह से हम इसको इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं कि जो मैं इसको यहां पर इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को जो सिग्नल दूंगा वो आउटपुट पर हमें इन्वर्ट होकर मिलेगा, उल्टा होकर मिलेगा। यहां से मैंने सीधा सिग्नल दिया, आगे से जाके मुझे उल्टा सिग्नल मिला, लेकिन एम्प्लीफाइड होकर मिला। तो इसलिए इस टर्मिनल को हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। अब बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल की। मैं कह रहा हूं कि अब मैंने जो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है उसको मैंने कर दिया ग्राउंड, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहां पर मैंने दिया सिग्नल। यहां पर मैंने सिग्नल दिया, पहले मैंने इन्वर्टिंग को दिया था, अब मैंने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को सिग्नल दिया। अब क्या होगा, अब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को मैंने सिग्नल दिया है तो वो आउटपुट पर मुझे एम्प्लीफाई तो होकर मिलेगा, लेकिन इन्वर्ट नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। जिस तरह का मैंने सिग्नल दिया था उसी तरह का मुझे आउटपुट पर मिला, लेकिन एम्प्लीफाई होकर मिला। इस वजह से हम इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, कि आगे जाकर ये सिग्नल को आउटपुट पर जो हमें मिलता है सिग्नल एम्प्लीफाइड होकर उसको इन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल सिग्नल दिया, आगे जाकर उल्टा हो गया, 180 के फेज शिफ्ट पर हो गया। नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट सिग्नल दिया तो जिस तरह का दिया था उसी तरह का आगे हमें आउटपुट पर मिला, लेकिन एम्प्लीफाइड होकर मिला। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखनी है हमेशा, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। अब यहां पर एक और चीज है कि दो टर्मिनल्स यहां पर प्लस वीसीसी, इनकी डिटेल तो वैसे नेक्स्ट लेक्चर्स में है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता ही दें, और यहां पर माइनस है वीसीसी। तो प्लस वीसीसी किस लिए यूज होता है और माइनस वीसीसी ये किस लिए यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी ये हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पावर देने के लिए यूज करते हैं। देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने वर्क कराना है तो हमें पावर तो रिक्वायर्ड होगी ना कुछ पावर तो इसको देनी पड़ेगी। तो प्लस वीसीसी या प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी के जरिए से हम इसको पावर देते हैं। अब प्लस वीसीसी या माइनस वीसीसी मतलब कोई डीसी वोल्टेज सोर्स अटैच कर देते हैं, कोई पावर सप्लाई अटैच कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पावर मिलती है। और प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी का दूसरा काम होता है कि ये हमारे पास आउटपुट पर जो एम्पलीफाइड सिग्नल है उसकी रेंज को कंट्रोल करता है। और वो कैसे करता है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, जब ये हम इसकी एज अ इन्वर्टिंग और एज अ नॉन इन्वर्टिंग हम इस पे एक पूरा लेक्चर जब हम वो बनाएंगे। तो फिलहाल बस जितनी इसके बारे में चीज़ें बताई हैं आपने फिलहाल वही याद रखनी है, बाकी इसकी सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टर्मिनल्स आखिर क्या हैं और कहाँ पर हम इनपुट देते हैं, कहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। उससे भी पहले एक और चीज़ यहाँ पर आएगी थी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम शॉर्ट में ओप एम्प भी कहते हैं, शॉर्ट में ओप एम्प भी कहते हैं। ओपी मतलब ऑपरेशनल और एएमपी मतलब एम्पलीफायर, तो शॉर्ट में ओप एम्प भी कहते हैं। अब ये वही है IC 741। अब इसका जो पहला टर्मिनल होता है उसको हम ऑफसेट टर्मिनल कहते हैं, कि जब हमने कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं दिया हुआ, इनपुट सिग्नल नहीं दिया हुआ, तो तब जो इसके पास थोड़ा बहुत वोल्टेज होगा उसको हम ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। नंबर 2 टर्मिनल पे क्या होता है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, कि यहां पर हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल देते हैं। 3 पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल देते हैं, ठीक है, ये वही है। 4 पे नेगेटिव डीसी सोर्स अटैच करते हैं, नेगेटिव डीसी सोर्स अटैच करते हैं। 5 पे फिर से ऑफसेट वोल्टेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। 6 पे हम आउटपुट लेते हैं, 6 से हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं।
7 पॉजिटिव डीसी सोर्स हम इसके साथ अटैच करते हैं, पॉजिटिव डीसी सोर्स। 8 जो है ये डमी पॉइंट है कि अगर हमें एक्सटर्नल कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो तो हम 8 वाली जो पिन है उसके साथ अटैच करके कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा टर्मिनल, एक्स्ट्रा कोई चीज़ देने की अगर हम इसको ज़रूरत हो तो हम 8 वाली पिन से देते हैं। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है। अब कुछ बात कर लेते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स आती है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम V पॉजिटिव से शो कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल जिसको V नेगेटिव से शो कर रहे हैं, इसके दरमियान एक वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है। इसके दरमियान एक वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है जो कि मेगा ओम्स में होती है। अब इस वेरी हाई रेजिस्टेंस का काम क्या है? देखिए, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का काम और है, एम्पलीफायर आगे सिग्नल करेगा लेकिन उसको इन्वर्ट कर देगा। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का काम और है, एम्पलीफाई करेगा लेकिन इन्वर्ट नहीं करेगा। तो इनके दरमियान में क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस होती है कि जो कि करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो नहीं होने देती। V पॉजिटिव से V नेगेटिव की तरफ करंट को फ्लो नहीं होने देती, यानी कि V पॉजिटिव और V नेगेटिव के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है, मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस होती है, इस वजह से इनके दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो इनपुट रेजिस्टेंस याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आउटपुट रेजिस्टेंस, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास आउटपुट टर्मिनल है इसके साथ हम एक वेरी लो रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं जिसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी कि ये कुछ फ्यू ओम्स की होती है, ठीक है, फ्यू ओम्स की होती है। अब इसको बहुत कम क्यों रखा जाता है? एक तो ये है कि जाहिर है हमें आउटपुट गेन चाहिए होता है, तो आउटपुट पे रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये एम्पलीफिकेशन काफ़ी हद तक करता है, बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करता है। तो कई बार हमें जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है एम्पलीफाइड होकर वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा का मिलता है। अब अगर जो आउटपुट पे वोल्टेज एम्पलीफाइड होकर मिल रहा है वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा का है, तो हम जो एक्सीडिंग वोल्टेज है, जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा का मिल रहा है, उसका हम क्या करें? तो उसको हम क्या करते हैं, एक एडिशनल पाथ प्रोवाइड करते हैं कि जिसको हम स्मॉल रेजिस्टेंस के ज़रिए से ग्राउंडेड करा देते हैं। यानी कि ये जो हमें एक्सीडिंग वोल्टेज मिल रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा का मिल रहा है, उसको हम कहते हैं कि चल बेटा इस पाथ से होके तू ग्राउंडेड हो जा, और जितना हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है वो हम हासिल कर लेते हैं, और जो एक्सीडिंग वोल्टेज होता है, एक्सीडिंग टेंशन होता है, उसको हम इस एडिशनल पाथ के ज़रिए से ग्राउंडेड करा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर डैमेज नहीं होता। तो एक ये रीज़न इसकी लो रेजिस्टेंस रखने की ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपन लूप गेन के गेन हमें कितना हो रहा है, गेन हमें कितना हो रहा है, ओपन लूप क्यों कहते हैं ये भी हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन को, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। यानी कि ओपन लूप गेन क्या है, ये एक रेशियो है। अब रेशियो है किसके दरमियान में? देखिए, एक तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहा है VO, एक हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहा है VO। इसकी हम रेशियो लेते हैं किसके साथ? इसकी हम रेशियो लेते हैं कि ये जो हमारे पास है इनपुट पे नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज है V प्लस और एक इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज है V माइनस, इन दोनों का जो डिफरेंस है V प्लस माइनस V नेगेटिव है, इसके साथ जो रेशियो है V आउटपुट की, उसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन। यानी कि V आउटपुट, कि हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, डिवाइडेड बाय V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। यानी कि जो इनपुट वोल्टेजेस हैं नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पे, उनका जो डिफरेंस है, याद रखें कि जो इनपुट वोल्टेजेस हैं उनका डिफरेंस आपने लेना है। जब आपने उसकी रेशियो लेनी है आउटपुट वोल्टेज के साथ,
तो ये हमारे पास क्या होता है, ओपन लूप गेन। ये हमें बताता है कि हमें आउटपुट पर कितना गेन मिल रहा है, या हमें बताता है कि आउटपुट पे हमें कितना गेन मिल रहा है। इसको हम लिख सकते हैं V आउटपुट ओवर V इनपुट। ठीक है, V इनपुट पे हमने क्या लिया, उनका डिफरेंस लिया है ना, जो इनपुट वोल्टेजेस थे, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं V इनपुट और V आउटपुट से था, तो V आउटपुट ओवर V इनपुट ये क्या है, ओपन लूप गेन है। तो इसको ओपन लूप गेन क्यों कहते हैं, यहां पर हमने एक लाइन लिखी है कि ये तब है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, यानी कि आउटपुट और इनपुट के दरमियान कोई एक्सटर्नल कनेक्शन जब ना हो तो उस वक्त हमारे पास ये ओपन लूप गेन आएगा। अब इससे क्या मुराद है, देखिए यहां पर क्या है, कहीं पर आपको कोई लूप बनता हुआ नजर आ रहा है, इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई ऐसे कनेक्शन सा नजर आ रहा है, नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारे पास रेशियो आ रही है ओपन लूप गेन। लेकिन अगर मैं इस आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट कर दूं इस तरह से, अगर आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट कर दूं, इसको हम फीडबैक रेजिस्टेंस कहते हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम जाकर देखेंगे कि अगर मैं आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट कर दूं तो ये बन जाएगा क्लोज्ड लूप गेन। ये क्या बन जाएगा, क्लोज्ड लूप गेन। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ओपन लूप गेन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। अब ये जो ओपन लूप गेन की वैल्यू आती है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है। ये जो ओपन लूप गेन की वैल्यू आती है ये बहुत ज़्यादा आती है, तकरीबन ये 10 टू रेज़ पावर 5 तक आती है, यानी कि 1 लाख तक आती है। तो सोचिए ये ओपन लूप गेन की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, तो कैसे इतनी ज़्यादा आती है वो चीज़ देखते हैं। देखिए ओपन लूप गेन का फार्मूला क्या है, AOL, ओपन लूप, OL हम इसलिए इसको कहते हैं OL मतलब ओपन लूप गेन है। तो इसका फार्मूला V आउटपुट ओवर V इनपुट। ठीक है, V इनपुट जो कि एक डिफरेंस है। अब यहां पर इस फार्मूले से अगर आप देखें तो V इनपुट जितना ज्यादा कम होगा उतना ओपन लूप गेन बहुत ज्यादा होगा। ओपन लूप गेन की अगर वैल्यू 10 टू रेज़ पावर 5 आ रही है, इसका मतलब है कि V इनपुट है, ये जो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा कम है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर देखिए ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा हाई होती है। अब ये इतनी ज्यादा हाई होती है कि जिसकी वजह से जो इनपुट है, ये जो करंट होता है ये नियरली अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर इसको यूज करके हम V इनपुट वोल्टेज निकालें तो V इनपुट इज इक्वल टू I इंटू R इनपुट। अब यहां पर R इनपुट क्या है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये तो मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है, मेगा ओम्स में है। लेकिन I नियरली अप्रोचेस टू जीरो यानी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से V इनपुट क्या आएगा, ये बहुत ज्यादा कम आएगा। अब अगर ये बहुत ज्यादा कम होगा तो हमारे पास ये रेशियो कितनी ज्यादा आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 10 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर ज्यादा आएगा या 10 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर आएगा, तो आप कहेंगे सर इसका तो आंसर 2 आएगा, इसका आंसर आपके पास 10 आएगा, तो दोनों में से कौन ज्यादा है, 10 ज्यादा है। क्यों ज्यादा हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा कम हो गया है। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर जितना ज्यादा कम होगा ओपन लूप गेन उतना ज्यादा आएगा। ठीक हो गया, तो V इनपुट यानी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इनका डिफरेंस जितना ज्यादा कम ओपन लूप गेन उतना ज्यादा आएगा। इस वजह से ये 10 टू रेज़ पावर 5 ओम्स होता है। ठीक है, एक टिपिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, 10 टू रेज़ पावर 5 मतलब 1 लाख तक होता है। अब रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए हम इसको जस्ट 10 टू रेज़ पावर 5 कहते हैं, यानी 1 लाख तक होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।